Hello students, welcome KD Singh Narayan, powered by Vikrant Singh, Arun Tomar, Wasim sir, and Dr. Manish Gupta and myself TN Singh as a faculty. हम लोग KD Singh sir के साथ नारायण में क्लासेस ले रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक चैलेंजर टेस्ट सीरीज जिसका टेस्ट आज आप लोगों ने दिया और उस चैलेंजर टेस्ट सीरीज का 9th पेपर जो है हम लोगों का, जिसमें बायोलॉजी का पेपर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो बच्चों देखते हैं आप लोगों ने कौन सा सही किया है, कौन सा गड़बड़ किया है। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN और ICZN दो टॉपिक हम लोगों ने इस बार लिए हैं इस चैप्टर में, दो चैप्टर लिए सॉरी, लिविंग वर्ड और मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी से मूवमेंट एंड लोकोमोशन और इधर फर्स्ट यूनिट से एनसीईआरटी की लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड के भी क्वेश्चन शुरू है इसमें। आईसीबीएन, थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना है कि आईसीबीएन और एक होता है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जेडन जहां लग जाएगा वहां हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो फॉर और ऑफ में अंदर रखेंगे, जहां जेड होगा वहां पे ऑफ है, बंदा जूलॉजी का है और बॉटनी के लिए भी काम कर रहा है। तो ऑफ जूलॉजी फॉर बॉटनी ऐसे याद रखो, जूलॉजी बॉटनी, ऑफ जूलॉजी फॉर बॉटनी। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आंसर सही रहेगा, बाकी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कोड बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नहीं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN के लिए कौन सा रूल सही नहीं। ICBN समझ के जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बात करते थे कि अगर हैंड रिटन लिखा जाएगा साइंटिफिक नेम तो अंडरलाइन होना चाहिए, बात सही है। हर एक स्पीसीज में एक जेनरिक होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम इन लैटिन में होगा, शुड बी इटैलिसाइड होगा, इटैलिक मतलब थोड़ा सा जो तिरछा लिखा दिखाई देता है प्रिंटेड कॉपी में, बुक में, ये भी सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर नहीं होगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका एनसीईआरटी एग्जांपल देके बताती है, जिसमें जीनस का जो नाम होगा, जीनस का जो एपिथेट होगा वो कैपिटल से शुरू होगा और स्पीसीज का जो स्मॉल से होगा। इन्होंने दोनों स्मॉल लेटर कह दिए, यही स्टेटमेंट अगेंस्ट द ICBN रूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए, हेल्प्स इन स्टडी साइंटिफिक अंडर, डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अंडर द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कहीं पर भी अगर एंसेस्टर जुड़ गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जुड़ गई, तो यही टैक्सोनॉमी विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जोड़ दी जाएगी सिस्टमैटिक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक्स, डी 93 का डी। और ये टर्म भी दिया था कैरोलस लीनियस ने और इन्होंने लिखी थी बुक सिस्टमा नेचुरी। नेक्स्ट, हु हैड रिटन, ये आगे देखिए, सिस्टमा नेचुरी की बात भी आ गई। क्या बात है, जबान पे कभी कभी सुस्ती आ जाती, जो बोला वही आ गया। सिस्टमा नेचुरी जो थी वो किसने लिखी, कैरोलस लीनियस ने। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ज्यादातर बच्चों ने सही किया इसको। और टैक्सॉन इज ए, टैक्सॉन क्या होगा, टैक्सा की जो टैक्सोनॉमी की जो यूनिट्स है, हायरार्की है, दैट इज द टैक्सॉन। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, group of related families, type of living organism, taxonomic group of any rank, exactly। कोई भी जो हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं या किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ये जितने भी हायरार्की हैं, जितने भी रैंक हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, दे आर ऑल कंसीडर इन टैक्सा। चाहे किंगडम हो, चाहे फाइलम हो, चाहे क्लास हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये दे आर कंसीडर इन टैक्सॉन। इन सब को हम टैक्सॉन में पढ़ेंगे और सही चलो, इन सबको टैक्सॉन में पढ़ेंगे और ये सभी टैक्सॉन है और ये लगे अपने हायरार्की लेवल के ऊपर, हायर से लोअर, इसीलिए सबसे छोटी यूनिट टैक्सॉन की
स्पीसीज, ये आपका क्वेश्चन कवर होता है 95। नेक्स्ट आते हैं 96, स्पीसीज इज कंसीडर्ड एट, स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? स्पीसीज इज द लार्जेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी, नहीं लार्जेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, ठीक है, बोथ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, नहीं बताया आपको। स्पीसीज जो है वो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे बेसिक यूनिट मानी जाएगी टेक्सॉन की। और सोलेनम एंड पैंथरा आर, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, तो सोलेनम क्या है? जीनस। पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियोपार्ड, ये क्या है? पैंथरा लियो, पैंथरा इज ए जीनस, दोनों ही जीनस है। बी आंसर हो जाएगा। जो भी लिविंग वर्ड में आपको एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी वो सब याद रखने। चूज द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, इनमें से कौन सोलेनम नहीं आता है? सोलेनम जीनस है, फैमिली सोलोनेसी है, सब्जी वाली फैमिली जिसमें टमाटर भी है, बैंगन भी है, आलू भी है, दैट इज द सोलेनम। ठीक, लेकिन क्या नहीं है? बॉटल गार्ड नहीं है। किसमें आता है? कुकुरबिटा में। 98 का डी आंसर सही हो जाएगा। इसको छोड़ करके सब आ जाएंगे आपके सोलेनम में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ जेनरा, सारे जेनरा को हम एक ग्रुप में ले लें, ठीक है, तो जेनरा का ग्रुप क्या कहलाएगा? यानी जेनरा के ठीक ऊपर जो आएगा वो उसमें सारे जेनरा कंसीडर हो जाएंगे, तो जेनरा के ऊपर आएगा फैमिली, याद है ना भाई? देखो जीनस और स्पीसीज नीचे हो गया, ऊपर सब जानते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, तो इसको ऐसे भी याद रखो, किंगडम फाइलम क्लास और बीच में ऑफ आ गया, जीनस स्पीसीज याद रहती है, तो सारे जीनस को जोड़ के जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा फैमिली। द प्लांट फैमिली सोलोनेसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा होगा? फेलिडी, कॉनिडी, डाइमोनियल, नहीं, ये सब किसकी फैमिली? ये सब एनिमल्स में आ जाती हैं, कैट में, डॉग में, ठीक। पॉलीमोनियल इज द फैमिली ऑफ सोलोनेसी। द ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोर के अंदर हम किसको इंक्लूड करें? कार्निवोरस के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? तो कार्निवोरस में आपके फेलिडी और कैनिडी, कैट और डॉग की पूरी जो है वो फैमिली आती है इन ऑर्डर कार्निवोरा में, ये आ जाएगा आंसर 181। चूज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन गड़बड़ मैच है? ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ठीक है, जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये भी ठीक है, ठीक है ना, जैसा भी बताया था, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। डिवीजन ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, नहीं, ग्रुप डिवीजन ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम नहीं होता है, डिवीजन कहते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में कहते हैं इसी को फाइलम, यानी किंगडम फिर फाइलम फिर क्लास, तो फाइलम एनिमल्स में होगा और प्लांट्स में हो जाएगा डिवीजन, तो ये जो है वो गलत मैच कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, सेपिनिडेल, सेपिनिडेल किसको रिप्रेजेंट करता है? वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैन, अच्छा, सिमिलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैन, तो सेपेनिडेल जो है वो बिलोंग करता है ऑर्डर को, तो मैमल्स में यही ऑर्डर कौन हो जाएगा? मैन में यही ऑर्डर कौन हो जाएगा? तो मैमल्स आ जाएगा प्राइमेटा, जैसे मैंगो में सेपेनिडेल है वैसे ही प्राइमेटा हो जाएगा। ह्यूमन में होमिनिडी फैमिली, जो एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ उसे आप देखेंगे, जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, इसके अलावा मैंगो और व्हीट, चार का क्लासिफिकेशन दिया, वो चारों आपको इस चार्ट के याद रखने हैं। तो प्राइमेटा इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाउस फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली इन टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में हाउस फ्लाई, ये भी उसी चार्ट से दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं
मसक दिया, मसीडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। तो फैमिली हो गई मसीडी, ठीक है, किसकी, आपके हाउस फ्लाई में। और आर्थ्रोपोडा हो गया फाइलम, क्लास इंसेक्टा, ठीक, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली हो गई मसीडी। ये आपके चार हम लोगों एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको आपको याद रखते रहना है। Which taxonomic category of mango and wheat is similar? मैंगो और व्हीट का क्या सिमिलर है? तो मैंगो और व्हीट दोनों ही आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है, डिवीजन क्लास अलग है, डिवीजन सेम है, एंजियोस्पर्म में आएंगे ये, इसलिए डिवीजन सेम है, बाकी सब चीजें अलग अलग हैं। वो एक डाइकॉट है और एक मोनोकॉट है, इसलिए ओनली डिवीजन इज सेम। नेक्स्ट आता है पोएल्स एंड सेपिनिडेल्स। पोएल्स हम लोग पढ़ते हैं वीट में, और सेपिनिडेल्स पढ़ते हैं किसके अंदर, मैंगो में। मैंगो का जो ऑर्डर है सेपिनिडेल है, और वीट का ऑर्डर जो है वो पोएल से। तो पूछा जा रहा है ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे ऑर्डर को। अगला बढ़िए, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को आप सही ऑर्डर में लगाइए, तो लगा दीजिए जीनस, स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम। आपको बताया कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक, तो इसके हिसाब से आप इसमें कर लेंगे, जो भी सही लगता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पीसीज हो जाएगी, जीनस हो जाएगा, स्पीसीज, जीनस, अच्छा फैमिली गायब कर दी इसमें, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ठीक, कहीं फैमिली है नहीं, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, इसमें जो है जीनस गायब कर दिया है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जीनस से चलेंगे हम लोग, तो जीनस के बाद फैमिली आना चाहिए, तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, स्पीसीज, जीनस, यहां से लिए स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली गायब कर दिया, ऑर्डर, क्लास गायब कर दिया, फैमिली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखे रहना हमेशा, केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, या कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। एक ये हायरार्की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और दूसरा जो एनसीईआरटी में चार्ट है हाउस फ्लाई का, मैन का, वीट का, इन पे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म और साइक्लोसिस इज सीन इन। स्ट्रीमिंग समझे बेटा, ये सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ये इस तरीके से ट्रू एंड फ्रो सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीबा, और ये माना जाता है कि इसी साइक्लोसिस की वजह से सॉल का जेल में कन्वर्जन होता है साइटोप्लाज्म में, और आगे की तरफ सीडोपोडिया नाम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो कि एक्सटेंडेड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो आंसर हो जाएगा अमीबा, ठीक, बाकी किसी में कोई इस तरीके का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी मल्टी सेलुलर है। अमीबॉइड मूवमेंट अकर ड्यू टू स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया, देखो स्यूडोपोडिया और अमीबॉइड ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स माने जाते हैं। जहां अमीबॉइड आ जाए समझ लो वहां सीडोपोडिया की बात हो रही, जहां सीडोपोडिया आ जाए वहां अमीबॉइड की बात हो रही। जैसे अमीबोसाइड सेल इन स्पंजेस, दे हैव सीडोपोडिया। सभी के स्पर्म में टेल पाया जाता है, स्केरिस का स्पर्म अमीबॉइड स्पर्म है, उसमें भी सीडोपोडिया। तो पूछ रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट किसमें दिखाई देता है, तो अमीबॉइड मूवमेंट यानी सीडोपोडिया जैसे प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर किसमें दिखाई देंगे, तो आंसर हो जाएगा मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स दिखाई देंगे। एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है, स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटोसाइट अमीबा में होगा, लेकिन
स्पर्मेटोजोआ में नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस वो सेल्स जहां से हमारी बनती हैं फैगोसिटिक सेल। जितनी भी फैगोसिटिक सेल्स हो, चाहे वो ब्लड की जो है न्यूट्रोफिल्स हो, मोनोसाइट्स हो, या जो है आपके कनेक्टिव टिश्यूज की फैगोसिटिक सेल्स हो, दे आर ऑल फॉर्म्ड इन मैक्रोफेजेस, थ्रू मैक्रोफेजेस। इनकी जो मेन सेल होगी, इनमें दिखाई देता है अमीबॉइड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट विद इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, सीलिया की लाइनिंग हमारे कौन से स्ट्रक्चर में दिखाई देंगी? तो ट्रैकिया में भी और फैलोपियन ट्यूब में भी, या टिश्यू वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में भी देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया दोनों में सीलियरी लाइनिंग। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर्स। क्या लिम्ब में सीलिया होते हैं? नहीं। क्या अमीबाइड होते हैं? नहीं। क्या फ्लैजिला होते हैं? ये सब कैसा मूवमेंट है? मस्कुलर मूवमेंट है। आगे बढ़िए। लोकोमोशन इज इफेक्टेड ड्यू टू। लोकोमोशन कैसे इफेक्टेड होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ठीक बात है। मूवमेंट ऑफ स्केलेटल एलिमेंट, मोटर सिग्नल थ्रू न्यूल। ये सभी करते हैं क्योंकि मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, स्केलेटल एलिमेंट हो गया और मोटर सिग्नल हो गए, तो चारों ही बात, तीनों ही बातें सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, सारे सही हैं। विसरल मसल्स आर कॉल्ड एज। विसरल मसल्स को ही हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। विसरल मसल्स में एक्टिन और मायोसिन होती हैं, लेकिन वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में नहीं होती, इसलिए नॉन स्ट्राइप्ड या नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन में है, वो इनवॉलेंट्री हैं, तो इसलिए चारों बातें सही हैं, ऑल ऑफ दीज। कार्डियक मसल्स आर। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर याद रखना, स्केलेटल की तरह स्ट्राइटेड होंगी और स्मूथ की तरह इनवॉलेंट्री होंगी। स्ट्रेटेड की तरह यानी स्केलेटल की तरह स्ट्रक्चर और स्मूथ की तरह फंक्शन, तो सी आंसर हो जाएगा स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड एंड इनवॉलेंट। द मसल बंडल फेसिकल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज को क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं। बाकी बंडल पे बंडल पे बंडल बनते चले जाएंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क की बात कहां करेंगे? सिर्फ कार्डियक मसल्स में। जो मसल्स के बंडल ऑफ बंडल होते हैं उन्हें कहते हैं फेसिकल्स। और फेसिकल्स को बांधने के लिए जो हम पढ़ते हैं इस तरीके से, हड्डी हो गई हमारी और ये लगी हुई है मसल्स, तो इनको यहां पे जो कवरिंग कर रही है, ये जो पूरी कवरिंग है, इसको चारों तरफ जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज फेसिया। और फिर ये सब जाके जुड़ जाएंगे किसके साथ में? बोन के साथ में, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव फाइबर्स, टेंडन्स। ये टेंडन्स हो जाएंगे, बोन टू मसल जोड़ देते हैं। मायोफाइब्रिल अपीयर स्ट्रेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मायोफाइब्रिल appear striated due to presence of actin is lighter region and myosin and darker region। अच्छा, स्ट्रेशंस क्यों दिखाई देते हैं? ठीक, क्योंकि मायोसिन जो होगा वो डार्क रहेगा, जिसे हम ए बैंड कहते हैं, और एक्टिन जो होगा वो लाइट होगा, जिसे हम आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। तो बेस्ट आंसर यही है। बाकी देख लेते हैं औरों को भी। मायोसिन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोसिन नहीं, ये आंसर। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा? ये दिखाई दे रहा, डार्क बैंड आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड को क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड कहलाता है एन आइसोट्रोपिक। और लाइट बैंड है उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक। यही गड़बड़ है। थिन फाइबर, एम लाइन थिक, ए बैंड, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सार्कोमियर इज। सार्कोमियर क्या है? Functional unit of contraction, portion of myofibril present in between the two M line, complete bundle of muscle, portion of myofibril present in between two A bands। तो myofibril हम जानते हैं
वो सार्कोमियर हम जानते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें दो जेड के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ यूनिट सार्कोमियर। बीच में ए बैंड, दोनों तरफ आई बैंड, और आई बैंड को बांधते हुए टाइटिन प्रोटीन की जेड डिस्क, जेड लाइन, क्राउज मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। इस पूरी का ही रिपीटिशन अगला सार्कोमियर, फिर अगला सार्कोमियर, तो सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो एफ एक्टिन की कहानी शुरू होती है जी प्रोटीन से, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बन जाएगी एफ, एफ दो एफ जोड़ देंगे यानी एफ का डाइमर कर देंगे तो एक्टिन बन जाएगी, और एक्टिन इज द डाइमर ऑफ एफ, और डाइमर में भी ये एफ कैसे लगी होगी, हेलिकली लगेगी। ये भी पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है, कि राउंड वाइज है कि लीनियर है, तो ये हेलिकली अरेंज रहेगी किसके साथ में, एक्टिन। एक्टिन इज ए 2F प्रोटीन। तो एफ एक्टिन की कहानी कहां से शुरू हुई है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से, और एफ के डाइमराइजेशन से एक्टिन पढ़ते हैं हम लोग। ट्रोपोनिन बियरिंग फिलामेंट प्रोटीन इन थिन फिलामेंट इज, ट्रोपोनिन बियरिंग, अच्छा ट्रोपोनिन को कौन बियर किए है, ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरोमायोसिन के साथ कि ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो देखो मेरोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन तो कर दी जाएंगे किसमें, ए बैंड में। ट्रोपोनिन किसका पार्ट है, आई बैंड का। आई बैंड में कौन कौन सी प्रोटीन है, ट्रोपोनिन है, एक्टिन है और ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से लगी रहती, लहराती हुई, बल खाती हुई, इसके अंदर रखा हुआ है एक्टिन, और ये ऊपर रखी हुई है ट्रोपोनिन। याद रखना इसी ट्रोपोनिन के साथ जुड़ते हैं आकर के कौन, कैल्शियम आयंस, ड्यूरिंग द अनमास्किंग, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन जुड़ी हुई है भैया ट्रोपोमायोसिन से, और ट्रोपोमायोसिन के अंदर दबे हुए रखे हुए हैं एक्टिन। तो बेस्ट आंसर इज सी, ट्रोपोमायोसिन। द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट आर मास्क्ड बाय, the active binding site for myosin on actin filament are masked by, देखो बेहतरीन क्वेश्चन, अनमास्क करेगा कैल्शियम आयन, मास्क कौन किए हुए, छुपाए कौन बैठा हुआ है, ट्रोपोनिन। ठीक है, अभी जो बताया पिछले आंसर क्वेश्चन में। विच वन इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच है, हैवी मेरोमायोसिन ग्लोब्यूलर हेड, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री सही है, रेड मसल्स में मायोग्लोबिन होगा सही है, ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन होती है, यही बात गलत है, ट्रोपोनिन इज नॉट ए फाइब्रस, इनकरेक्ट। हैवी मेरोमाइसिन हेड होता है ना, HMM हेड, और नेक उसका LMM है, टेल जो है LMM है। तो डी आंसर हो जाएगा ग्लोब्यूलर के लिए, फाइब्रस के लिए। एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां पर होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी मायोसिन पर, और मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां होगी, एक्टिन पर। एक्टिन बाइंडिंग साइट इज ऑन मायोसिन, और मायोसिन का जो सिंगल यूनिट है वो है मेरोमायोसिन। तो करेक्ट आंसर मायोसिन नहीं दिया तो हम लगाएंगे मेरोमायोसिन इज द करेक्ट आंसर फॉर एक्टिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन पे होती है जिसकी यूनिट है मेरोमायोसिन। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय, तो स्केलेटल मसल कैसी है, वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री, बताओ बच्चों, वॉलेंट्री है, कैसी है, वॉलेंट्री। जब वॉलेंट्री होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, न्यूरल ट्रांसमीटर एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, सेंट्रल का भी कौन पार्ट जाएगी, मोटर नर्व जाएगी, और जानते हैं हम लोग आगे जाकर के
न्यूरो मस्कुलर जंक्शन करती है। कौन सा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में निकलता है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को कौन लीन? एसिटाइल कोलिन को लेंगे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ऑफ स्केलेटल मसल्स ये। और इनके बीच बीच में रखे हुए हैं कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर। एसआर में कौन भरे हुए हैं? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन निकलेंगे कहाँ? सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में मौजूद हैं ये सारे फिलामेंट। तो ये जाके चिपकेगा ट्रोपोनिन से और कन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा किसमें? आई बैंड में। तो इसकी जो छुपी हुई एक्टिन है ये अनमास्क्ड हो जाएगी, दिखने लगेगी। जब तक कैल्शियम आयन रहेगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन चालू रहेगा। लेकिन स्टोरी कहां से शुरू हुई? हमारे वॉलेंट्री एक्शन से। सीएनएस के थ्रू मोटर नर्व चलेगी, एंड प्लेट पे एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी, और अंदर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें है कैल्शियम आयन, वो रिलीज होंगे और फाइबर्स पर, फाइब्रिल्स पर पहुंच करके मसल्स का मूवमेंट चालू कराएंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आंसर सही। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज ए जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व, अभी देखो बात बताया था, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल्स। दैट इज द बेस्ट आंसर। दो न्यूरॉन और मसल नहीं, सेंसरी और मसल नहीं, सेंसरी ने सीधा सीधा आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही आपको यहाँ अप्लाई हो गया। Calcium is important in skeletal muscles contraction because it detaches the myosin, activate the binding to troponin to remove the masking of active site on actin for the myosin, prevent the formation of bonds। तो बताया भी आपको, कैल्शियम निकलेंगे और जाके किससे चिपकेंगे? ट्रोपोनिन से, जिससे रिमूव करेंगे मार्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, जिसपे जुड़ जाएंगे कौन? मायोसिन। तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को आप देखिए और उसके बाद में बताइए कि इनमें से क्या लिखा है? चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द इवेंट्स विच डू नॉट अकर। इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? ठीक बात है। आई बैंड शॉर्ट हो जाएगी, ए बैंड वहीं पे रहेगी, आई बैंड उसके ऊपर स्लाइड करेगी। जेड जोन जो ए बैंड में दोनों तरफ रहते हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर आई बैंड आ जाएगी। सार्कोमियर एलोंगेशन नहीं होगा। क्यों होगा सार्कोमियर एलोंगेशन भैया? क्यों? क्योंकि सार्कोमियर तो शॉर्टनिंग होगी, एलोंगेशन नहीं होगा। एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं, एटीपी फॉर्मेशन, जो कितना घुमा दिया, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता, एटीपी यूटिलाइजेशन होता है। तो ये दोनों ही गड़बड़ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ। बाकी सारी बातें सही हैं, लेकिन सार्कोमियर का एलोंगेशन नहीं होगा, सार्कोमियर लेंथ में नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेच हो जाएगी मसल्स फिर, और ना ही जो है वो एटीपी यूटिलाइज होगी, फॉर्म नहीं होगी। For how long contraction of the muscles continues in sliding filament theory? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से कब तक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में चलता रहेगा? बहुत बढ़िया। till ATP binds to myosin head, till ADP binds to myosin head, till carbon है present in sarcoplasm, till polymerization। तो तब तक चलता रहेगा, बताया कुछ, जब तक कैल्शियम मिलता रहेगा ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा 128 पर। एरोबिक मसल्स एंड एनोबिक मसल्स आर कॉल्ड एज। एरोबिक जहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर एरोबिक होगी, एरोबिक होगी तो पिगमेंट भी होगा, रेड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछा है? बस सीधा सा रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर हो जाएगी। व्हाइट रेड, व्हाइट येलो, रेड येलो नहीं, रेड और व्हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो स्केलेटल सिस्टम में हम जानते हैं बोन मैरो भी है, जहां पर ब्लड प्लेटलेट्स, एथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज स्टोर्स मिनरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मिनरल बॉडी में स्टोर यही होते हैं, स्केलेटल पार्ट। प्रोडक्शन ऑफ हीट नहीं करता है,
लोकोमोशन सही है। तो मतलब आंसर के हिसाब से ये नहीं करेगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल। यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द, हड्डियों की तरफ बढ़ गए हम लोग। तो यू शेप्ड बोन, ऊपर वाले ने एक चपटी बोन बनाई है जो हमारे बक्कल कैविटी के बेस पे रहती है। सिंगल बोन है, हायोइड। एथमॉइड कहां पर? एथमॉइड क्रेनियम में, मैलियस ईयर के अंदर, इनकस मैलियस, इनकस स्टेप्स, ईयर ऑस्किल, लैक्राइमल टीयर ग्लैंड आईज में। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में बताइए साहब, क्रेनियम में कितनी बोन होंगी? 8। ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फिनोइड, एथमॉइड, ठीक, जिसमें से पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड, बाकी सब सिंगल। फेशियल बोन में 14, जॉस की, सेंसरी कैप्सूल की, हायोइड सिंगल। मिडिल ईयर बोन, मिडिल ईयर बोन के अंदर होती है 6, यानी 3 पेयर। तो 8 14 1 6, 8 14 1 6, 8 14 1 6। चलिए, फ्यूज्ड वर्टिब्रे इन ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन सी वर्टिब्रे फ्यूज होती हैं? सैक्रल फ्यूज होगी और कॉकेजियल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर सब अलग अलग रहती हैं। सैक्रल फ्यूज होकर बनाती हैं सैक्रम, और सैक्रम विद अदर जब फ्यूज हो जाएंगी तो बनाएंगी सिनसैक्रम। याद रखना, सिनसैक्रम का एग्जाम्पल पूछा जाता है। इलियोसैक्रल, लंबोसैक्रल, ये सब एग्जाम्पल हैं सिनसैक्रम के। सैक्रल हो गया, ठीक है। तो ये दो फ्यूज हैं, सैक्रल और कॉकेजियल, 1 and 2। These are the fused, बाकी फ्यूज्ड नहीं रहेंगी। इसीलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 होंगी और मैच्योरिटी में 26 वर्टिब्री होंगी। बढ़ते हैं आगे। Each human limb is, देखो छूट तो नहीं है अगला क्वेश्चन, 133 134। Each human limb is made up of, हर एक ह्यूमन लिम्ब में each पूछ रहे हैं तो each में हो जाएंगी, each human limbs is made up of, एक ह्यूमन लिम्ब। अब एक ह्यूमन लिम्ब में 4 लिम्ब पूछ रहा है कि हाइंड लिम्ब पूछ रहा है? तो each human limb is consist of 30 bones। सिंगल की बात करेंगे हम, बोथ 4 लिम्स में 60 हो जाएंगी, एक में 30 पाई जाएंगी, ठीक है। इसको चाहे ले लो, चाहे नीचे वाले 4 लिम्ब ले लो, चाहे हैंड लिम्ब ले लो, 30 रहेंगी। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, ग्लिनॉइड कैविटी पाई जाती है स्कैपुला बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डिल में। स्कैपुला, स्कैपुला दो ही बदी है स्कैपुला में। अब आर्टिकुलेट किसके करेगी? क्लेविकल के साथ नहीं करती, क्लेविकल जुड़ी रहेगी स्कैपुला से। क्लेविकल इज ए कॉलर बोन, लेकिन आर्टिकुलेट करेगी ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन है किसकी? 4 लिम्ब की पहली बोन रहती है ह्यूमरस, इसके साथ आर्टिकुलेट करती है। अगले बोलो, assertion और रीजन। Taxonomic studies requires correct classification and identification of organism. Taxonomic studies requires correct classification and identification of organism. I think is the correct answer, correct statement. Taxonomic studies are useful in knowing our bioresources and their diversity. तो बात सही है, लेकिन बायो रिसोर्सेज को हम क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं करते, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 136 बी। मसल फाइबर इन सिंसाइसियम, बिल्कुल सही बात है। सिंसाइसियम का मतलब जहां पर साइटोप्लाज्म में बिना किसी पार्टीशन के नंबर ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में बिखरे, तो सिंसाइसियम। प्लांट में होगा तो सिनोसिटिक। द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर कंटेन्स न्यूमरस न्यूक्लियाई, दोनों बात सही। चलिए, बोथ ए एंड ए आंसर हो गया इसका, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। रेड मसल्स फाइबर डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। एनारोबिक प्रोसेस ऑफ, नहीं ये गलत हो गया, ये एरोबिक प्रोसेस के लिए, एनारोबिक के लिए व्हाइट। रेड मसल फाइबर है मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। आर ए सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हो जाएगा डी आंसर।
कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम इनफ्लक्स रिलीजेस एसिटाइल कोलिन, नहीं। कैल्शियम इनफ्लक्स एसिटाइल कोलिन नहीं, एसिटाइल कोलिन इनफ्लक्सेस कैल्शियम आयन। तो इसका हो जाए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी आंसर हो जाएगा। 140 ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक, बिल्कुल सही है, डाइकोंडाइलिक होता है क्योंकि ये ऑक्सीपिटल बोन के अंदर दो फैसेट है जिनको कोंडाइल कहते हैं, ये आगे जुड़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, अटैचेस टू वर्टिब्रल कॉलम थ्रू टू ऑक्सीपिटल, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। बढ़िया है। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गर्डल को कहते हैं हम लोग दो हाफ माना जाता है। पेल्विक गर्डल इज नॉट द टू, पेक्टोरल दो है, पेल्विक एक है, और हर एक के हाफ पार्ट को कहते हैं हम कॉक्सल बोन। तो एक कॉक्सल ये हो गई, एक कॉक्सल ये हो गई, और इस कॉक्सल को हम जोड़ देते हैं तो टू कॉक्सल बोन्स हैं, एक पेल्विक। ठीक, कॉक्सल बोन के अंदर पाई जाती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और ये दोनों प्यूबिस पार्ट आपस में जुड़ के बनाते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक, तो इसका सीधा है टू, एस्टाबुलम ग्लिनाइड, इसे छोड़ दो। Cavity in coxal bone called as acetabulum is formed by the fusion of ilium, ischium और pubis, तीनों के फ्यूजन से बनती है ग्लिनॉइड कैविटी। इलियम, इनकस, इनकस तो इनर उसके ईयर की हो गई, इलियम इस्चियम नहीं, प्यूबिस भी होना चाहिए, इनकस पे जोड़ दी इन्होंने, करेक्ट आंसर डी। तीनों के फ्यूजन से एस्टाबुलम जिसमें फीमर अटैच होगी। The two halves of pelvic girdle meet ventrally to form fibrous pubis symphysis, ये एग्जाम्पल होता है पार्सली मूवेबल ज्वाइंट का, और बर्थ के समय रिलैक्सिंग हार्मोन इसी प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है जिससे बर्थ आउट हो सके बच्चा। तो आंसर हो जाएगा आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस। पेक्टोरल तो मतलब ही नहीं, लास्टिंग नहीं, ठीक, फाइब्रस, प्यूबिस सिम्फाइसिस। फाइब्रस जॉइंट्स आर फाउंड इन, फाइब्रस जॉइंट कहां पाए जाते हैं? खोपड़ी में फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ठीक है, बिटवीन वर्टिब्रेट, प्यूबिस सिम्फाइसिस, फ्लैट बोन ऑफ स्यूचर जहां पर है, स्कल, यही आंसर सही हो जाएगा। ये सब कार्टिलेजिनस है। पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, पिवट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ synovial joint, मूवेबल ज्वाइंट, पिवट, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग, ये सारे ज्वाइंट, हिंज, ये सारे ज्वाइंट कैसे हैं? सैडल, ये सारे ज्वाइंट कैसे हैं? सिनोवियल की कैटेगरी में आते हैं। The joint of humerus with pectoral girdle is ball and socket, मूवेबल ज्वाइंट है और बॉल एंड सॉकेट है, ये सब बच्चे बच्चे जानते हैं, ह्यूमरस और पेक्टोरल, फीमर और पेल्विक, ये सब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। Where is the saddle joint present in human? saddle ये अंगूठे वाला, एक ही एग्जाम्पल है, मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, ये सैडल जॉइंट है। ये ग्लाइडिंग हो जाएगा, ये नेक वाला पिवट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज ही मसल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, डिजनरेट करती हैं, और जो है कहीं ना कहीं सस्टेन करती हैं। तो गाउट नहीं है, osteoporosis, arthritis, myasthenia gravis, this is the autoimmune disease, myasthenia gravis. Muscular dystrophy, inherited dystrophy जीन एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी मसल्स जो इट इज ए इनहेरिटेड, मसल्स डिके होना शुरू हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 80 pairs of the muscle is located in, 80 pairs of muscle is located in, 80 pairs कहां पाया जाएगा? मायोसिन हेड पे पाया जाएगा, क्योंकि मायोसिन हेड में क्रॉस आर्म बनेगी, और उस क्रॉस आर्म, कह रहा हूं क्रॉस ब्रिज नहीं, क्रॉस आर्म का मतलब जहां पे दो साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी एटीपी अटैचमेंट साइट, तो सी आंसर हो जाएगा मायोसिन। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चन मैच वाले आपके आ जाते हैं, तो इसमें किसी भी एक को मैच करा देते हैं हम लोग। जीनस सोलेनम
ट्यूबरम, ये लो जीनस जोड़ दिया, E3 पकड़ लिया, यही हो गया आंसर। बाकी मिला लें, फैमिली A5 सोलोनेसी, B4 किंगडम प्लांटी, सही बैठ गया। C2 ऑर्डर ट्यूबरोसम, नहीं ऑर्डर ट्यूबरोसम नहीं होगा, स्पीसीज ट्यूबरोसम होगी। हाँ दिया तो D1 है, पॉलीमोनियल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि E3 किसी में दिया नहीं है तो इससे सबको मिला लिया और सही बैठ गया। इसको एक बार देख लिया हम लोगों ने। फिर कॉलम वाला है ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स वाले। तो ट्रू रिप्स माने कोई भी एक पकड़ लेते हैं, दो दो दिए हुए हैं, तीसरे को मिला लें पहले। तीसरा फर्स्ट सेवन पेयर ट्रू रिप्स, तो A3 वाला सही बैठेगा, A3 भी दो दे दिए। चलो भाई बी मिला लो, फॉल्स रिप्स 8 9 10, B2 A3 B2 सी आंसर। रिप्स पढ़ते हैं हम लोग 24 12 पेयर। मैच द फॉलोइंग, अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फेलेंजेस होती हैं 14, D1 में एक ही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो गया। हटाओ, मिलाना चाहते हो मिला लो। अल्ना में कितने हो जाएंगे, अल्ना एक बोन हो गई, कार्पेल 8 हो गई, मेटाकार्पेल 5 हो गई, हथेली वाली। आगे चलिए साहब, ग्लाइडिंग ज्वाइंट D1 D3 D4, डी देख लेते हैं। सैडल ज्वाइंट के एक एग्जांपल है, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, तो D1 में दो हो गए। चलो पिवट का भी एक ही एग्जांपल है, एटलस और एक्सिस। सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग कहाँ गया, हिंज ज्वाइंट, ये लो ह्यूमरस और रेडियोल्ना में हिंज ज्वाइंट, बी का 4, सी का हो जाएगा 2 बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, और ग्लाइडिंग हो गया आपका कार्पेल, ये वाला जो है। तो ए आंसर 154। आगे बढ़ते हैं 155, मैच द फॉलोइंग, मायसीसिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनिया, आर्थराइटिस, जोड़ दो फटाफट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, बी का 1 कहां दिया हुआ है, बी का 1 ये रहा, जोड़ दो। ए का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, लो कैल्शियम आयन टिटेनिया, पैराथार्मोन के कम सेक्रीशन से मेनली होती है, यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया काज होता है। और आर्थराइटिस जॉइंट्स में जो पेन है, तो डी आंसर सही हो गया। इस तरह से कॉलम वाले देखने में बड़े लगेंगे, उड़ाते जाइए। स्मूथ मसल्स, ट्रोपोमायोसिन, स्कल, कोई भी एक जोड़ दो, स्कल जोड़ दिया होता फ्यूचर से, तो डी का हो गया 3, डी का 3 दो दिए हुए हैं। फिर पकड़ो किसी को, ए भी हो जाएगा, सी में ही फंसोगे, सी पकड़ लो। चलो रेड मसल्स, मायोग्लोबिन, सी का 1, सी का 1 हो गया, ये हो गया, बाकी साइड बैठ जाएंगे। स्मूथ ए का 4, इनवॉलेंट्री, ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट में आती है, ए आंसर हो जाएगा 156 का। आगे बढ़ो 157, मैच द फॉलोइंग, फास्ट मसल फाइबर्स, स्लो एक्टिन, सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, इधर आओ। डी का 3, डी का 3 दो मिल गए, बी देख लो, स्लो मसल फाइबर, लैक्टिक एसिड, एक्टिन, मायोग्लोबिन, ए बैंड उठाओ। सी का 4, सी का 4 भी चिपक गए। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो मायोग्लोबिन जो एरोबिक होगी, एरोबिक मसल जो होंगी वो हमारी स्लो चलती है, धीरे धीरे मैराथन में, और एनएरोबिक फास्ट होंगी, थोड़े समय के लिए होंगी, जिसमें लैक्टिक एसिड आ जाएगा। तो ए का 2 जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। सारे मिलाने पड़ गए इसमें, लेकिन ज्यादातर निकल आते हैं एक दो से, ठीक है ना।
स्टर्नम ग्लिनोइड फ्रीली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट इधर दे दिया, तो जो सबसे इजी हमें लग रहा है भैया ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल कार्टिल में चिपका दिया, और कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्री में कर दिया। तो बी का 3 एक ही मिल गया, डी का 2 भी इसमें बैठ गया, सी का 1 भी बैठ जाएगा, और ए का 4 बैठ जाएगा। स्टर्नम फ्लैट बोन फ्रीली मूवमेंट सिनोवियल, बी आंसर हो गया 158 का। मसल विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेसेंस एंड इनवॉलेंट्री, देखो स्ट्रेसेंस और इनवॉलेंट्री तो बताया था, वॉलेंट्री की तरह स्ट्रेसेंस यानी स्केलेटल की तरह स्ट्रेसेंस, और स्मूथ कलर इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट कार्डियक मसल्स रहेगी। टेल ऑफ मायोसिन कंसिस्ट ऑफ, टेल ऑफ मायोसिन में पाए जाएंगे लाइट मेरोमायोसिन, हेड में हैवी मेरोमायोसिन। A complex protein mask the binding site for myosin on actin filament, दोबारा हो गया क्या? A complex protein masks the binding site for myosin on actin filament, तो वो है ट्रोपोनिन। ठीक, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, मिलता जुलता। Each actin filament is made up of, हर एक एक्टिन फिलामेंट क्या से बना होगा? बताया था अभी आपको, डाइमर ऑफ एफ एक्टिन एज क्रॉस, और नहीं क्रॉस आर नहीं होगा भैया, ये हो जाएगा डाइमर ऑफ एफ हेलिकली बॉन्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पर, याद कर लेना। ठीक, ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन से एफ बनेगा, और एफ की डाइमराइजेशन से एक्टिन बनेगी, नोट करना फटाक से इसको। और हेलिकली अरेंज, क्रॉस ब्रिज स्केलेटल मसल्स मूवमेंट फॉर्म्ड बाय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्रॉस ब्रिज मूवमेंट के समय स्टार लगाइए इस पे, क्रॉस ब्रिज जो है 3 स्टार लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बनता है बाय अटैचमेंट की हाइड्रोलिसिस की डिहाइड्रोजनेशन की अटैचमेंट ऑफ एटीपी विद कैल्शियम आयन, बहुत टेक्निकल बच्चा ये लगा देगा, अरे भैया एटीपी एंड कैल्शियम आयन लगाओ, नहीं, एटीपी के यूटिलाइजेशन से क्रॉस ब्रिज बनेगा, एटीपी के अटैचमेंट से नहीं, और यूटिलाइजेशन क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। Calcium ion in skeletal muscles are present in सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कौन सी कहानी है, हेड ऑफ मायोसिन ट्रोपोनिन, बस सीधा। कैल्शियम आयन कहां पाए जाते हैं? एसआर में। एक्टिन एंड मायोसिन ऑफ स्केलेटल मसल्स आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इन्हें मायोफाइबर कहेंगे कि मायोफाइब्रिन कहेंगे कि मायो सेल्स कहेंगे, क्या कहेंगे? मायो 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 मायो, क्या है ये? मायो मायो, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट बोथ आर द सेम थिंग, मायोफाइब्रिल भी कह सकते हैं, मायोफिलामेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इनको आप कभी मायोफाइबर्स नहीं कहेंगे। मायोफाइबर्स कहा जाता है मसल फाइबर्स को, मसल सेल को, और मसल सेल के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है, दे आर कंसीडर एज मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट के तौर पे ये कहलाएंगे। ठीक है, अनपेयर्ड बोन, बोन में अनपेयर्ड बोन इन ऑल्फैक्टरी, नॉस्ट्रिल पार्ट में अनपेयर्ड कौन सी है? नेसल में दो नेसल हो गई, एक वोमेर हो गई, 2 इंफीरियर नेसल हो गई, तो वोमर आंसर हो जाएगा सिंगल। चलिए, ऑटिक कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय, ऑटिक कैप्सूल किसी भी बोन से नहीं बना होता है, जैसे कि आईज के अंदर बोन है कौन सी? लेक्राइमल, आई को कौन बना रही? लेक्राइमल बना रही है बोन। इसी तरह से ऑल्फैक्टरी में 5 बोन पढ़ी हम लोगों ने, नेसल, वोमर, इंफीरियर नेसल, कॉन्ची, लेकिन ईयर को कोई बोन नहीं बना रही। जो कान है, इट इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल ऑफ क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन की कौन सी बोन? टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल, ऊपर पैराइटल, साइड में नीचे की तरफ टेम्पोरल, ये जो 2 कान है इनको सपोर्ट कर रही है स्कल की, क्रेनियम की बोन टेम्पोरल, ये फ्रंटल एथमोइड, इसका जो नाक का ऊपरी वाला पार्ट है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एथमोइड। ठीक, तो इनको स्ट्रक्चर हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर पढ़िएगा आप क्रेनियम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्पोरल बोन ऑफ क्रेनियम प्रोवाइड सपोर्ट, यानी जो पूरा ऑप्टिक कैप्सूल है जहां हड्डी बनी हुई है हमारी कान वाली, वो
टेम्पोरल ने बना रखी, जबकि टेम्पोरल बोन क्रेनियम में कंसीडर की जाएगी। ईयर के अंदर बोन जरूर है, ईयर किसी बोन से नहीं बना, ईयर के अंदर बोन है, और उन बोन का काम है कीप ऑन ऑसिलेशन, चलते रहना, पटकते रहना, ऑसिलेट करते रहना। और वो ऑसिलेशन कौन करेंगी? मिस करेंगी मैलियस, इनकस और स्टेप्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, याद करते रहो भैया, टाइम आने वाला है जनवरी से, हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है 31 दिसंबर के बाद से। ब्रेन बॉक्स किसे कहेंगे? ब्रेन बॉक्स क्रेनियम को कहते हैं, लेकिन क्रेनियम में भी कौन सी बोन है? स्फीनोइड। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज बहुत ही यूजफुल है, जनवरी से और पेपर बढ़ते चले जाएंगे आपके, और फिर आने वाले टाइम में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अलग चला रहे हैं, बायोलॉजी की एक और टेस्ट सीरीज चल रही है, चैलेंजर टेस्ट सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ अलग चल रहा है, और पूरा वीक जो है केडी सर ने, तोमर सर ने, सभी सर टीचर्स ने बताया आपको कि किस तरीके से करना है। तो जो नहीं ज्वाइन किए बेटा, अब डिले ना करो, अब मत देर करो मोरी मैया, आ जाओ, पार तभी होगी नैया जब करोगे ज्वाइन टेस्ट सीरीज, वो भी सारी कंपाइल्ड फॉर्म में। और ये खास तौर उन बच्चों के लिए है जो फ्रेशर है, वो तो करेंगे, लेकिन रिपीटर के लिए तो मस्ट है, फ्रेशर को तो करना ही है, रिपीटर के लिए मस्ट है, क्योंकि रिपीटर का एक लेवल तैयार हो चुका होता है, और जो फ्रेशर है वो भी अपनी लाइन में तेजी से चल रहे हैं। और आपको बता दें, सिलेक्शन फ्रेशर भी निकाल देते हैं टेस्ट सीरीज में। बार बार चैप्टर को रिवाइज करिए, बहुत टाइम है, अभी 5 महीने बाकी हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, की भी डेट आई नहीं, किस डेट में होगा, यही 3-4 महीने का के लिए जो जोर लगा लेगा वो पार लगा लेगा। ब्रेन बॉक्स इज स्फीनोइड, स्फीनोइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्फीनोइड वो बोन है क्रेनियम की जो सारी बोन के साथ जुड़ी रहती है। स्फीनोइड में ये कैविटी पाई जाती है सेला टर्सिका, जिसके अंदर लटकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर जुड़ी होगी हाइपोथैलेमस से, सब एक दूसरे जुड़ी हुई है। बाइसिफेलिक, 2 खोपड़ी वाली हड्डी, रिब्स, रिब्स इस तरह से रहती, बाइसिफेलिक, ये एक जुड़ी होगी कहां? सेंट्रम से एक, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के, किसके ट्रांसवर्स प्रोसेस? किसका बॉडी पार्ट? दैट इज ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री। तभी तो थोरैसिक वर्टिब्री को शेयर करती हैं 2 रिब्स, क्योंकि थोरैसिक कितनी? 12, और रिब्स कितनी? 12 पेयर। कॉन्सेप्ट समझो, 12 थोरैसिक वर्टिब्री, 24 रिब्स, यानी एक थोरैसिक के साथ 2 रिब्स शेयर करेंगे, और हर एक रिब में 2 खोपड़ी है, बाइसिफेलिक रिब्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ अनपेयर्ड बोन, इनमें से अनपेयर्ड बोन, यहां तो हालत खराब हो जाती है, पढ़ोगे नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। कौन कौन सी बोन अनपेयर्ड है? हायोइड एक पकड़ ली, ठीक है, ये पैराइटल और टेम्पोरल ये तो पेयर्ड होती हैं, पैलेटाइन भी पेयर्ड है, लेक्राइमल भी पेयर्ड है, वोमर अनपेयर्ड है, पैराइटल, मैंडिबिल, इनकस, फीमर, मैंडिबिल भी अनपेयर्ड है, लेकिन सेट बनाने हैं आपको। हायोइड अनपेयर्ड, स्फीनोइड अनपेयर्ड, कौन सा बैठेगा भैया फिर? सेट ऑफ अनपेयर्ड बोन इज लेक्राइमल नहीं होगी, लेक्राइमल भी पेयर्ड है, 2 है ना, तो पैराइटल, मैंडिबिल, इनकस एंड फीमर। हायोइड हो गया, स्फीनोइड हो गया, मैंडिबिल हो गया। आंसर गड़बड़ है ये, इसमें लेक्राइमल ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, तो तब ये हो जाएगा डी। ठीक है, अगर डी को लगा के आएगा तो उसको सही करा जाएगा, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। इसमें हो जाए मैक्सिमम सेट ऑफ अनपेयर्ड, लेक्राइमल में 2 है, पैराइटल, वोमर, मैक्सिला भी 2 होती है, इसमें इनकस ये नहीं होगा, तो यही डी हो जाएगा। लेक्राइमल इसमें से हटा देंगे, बाकी ये तीनों बोन चलो याद कर लो, मेमोराइज होना चाहिए। हायोइड, स्फीनोइड और मैंडिबिल ये तीनों ही सिंगल बोन है, इसकी कोई पेयरिंग किसी भी स्टेज में नहीं होगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
ये कहां से लाए भाई, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखिए लिविंग वर्ड से भी क्वेश्चन निकाल करके आपको दिए गए हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि किसी चैप्टर में छोड़ा गया है। कम है लेकिन सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, बात सही है। द फर्स्ट नेम और रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम एंड द सेकंड नेम इज जेनरिक नेम, ये बात उल्टी हो गई है, वन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रहा है वो आपको बताना है, इनकरेक्ट जो है। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री हैं, कंट्रोल हैं, ठीक है। दे आर नोन एज, नहीं अनस्ट्रेटेड नहीं है, स्ट्रेटेड होते हैं। चलो, दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है। दे आर फाउंड इन क्लोज टू स्केलेटन कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लाइक बोन्स, ये भी सही है, तो यही गड़बड़ है, ये इनकरेक्ट है। अनस्ट्रेटेड नहीं है, स्ट्रेटेड है। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो हाई होगा रेड मसल फाइबर में, सही बात है। व्हाइट मसल फाइबर वर्सेस लो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई लेना देना नहीं, खैर इसमें। चलो, रेड मसल फाइबर कंटेंट एबेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। व्हाइट मसल फाइबर कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई, यही गड़बड़ है यार, एसआर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सी बात सही है। सही पूछा है ना, सही है, ये याद रखो, करेक्ट इनकरेक्ट याद रखो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये बात एज रिलेटेड नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनहेरिटेड डिजीज, ठीक है, एज रिलेटेड नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, नहीं बोन मास नहीं बढ़ेगा बल्कि फ्रेगाइल, उसके अंदर पोर्स आ जाएंगे, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, नहीं किसी भी एज में होता। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ, अच्छा डिक्रीज इन बोन मास, हाँ बोन मास बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज इन, ठीक बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है, फ्रैक्चर के चांसेस हो जाएंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स, नहीं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है लेकिन वो इनहिबिट नहीं करता है स्लाइडिंग मायोसिन का, ठीक है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ मस्कुलर स्केलेटल मसल्स, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर जो है वो यहां पर हो जाता है गाउट, लेकिन यूरिक एसिड होना चाहिए था, तो बेस्ट आंसर जो है वो बी है। बहुत ही बारीक बारीक हल्के हल्के डालें। करेक्ट आंसर डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग, दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस, ये सही है। Consider the following statements and choose the correct option. Human ribs are bicephalic, ठीक है, and they possess two articular surface, ठीक है। Floating ribs are not connected to sternum. Floating ribs are not connected to sternum ventrally, ये बात भी सही है, फिर से देख लेते हैं भाई, bicephalic and they possess this that, तो both 1 and 2 are correct, सही बात है। Which of the following कार्डिक मसल्स रिलेटेड, ठीक है, कार्डिक की बात जानते हैं, हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट में दीज आर मसल्स ऑफ हार्ट, नॉन स्ट्रेटेड नहीं, स्ट्रेटेड होती हैं। इनवॉलेंट्री, ठीक है। दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, ये बात सही नहीं है। तो सही कौन कौन सी है, पहली और तीसरी बात सही है, पहली और तीसरी सही है, पहली चौथी हटाओ, ठीक। अगला बढ़ते हैं फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट एप्रोप्रिएट ऑफ मसल फाइबर, इनमें से जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएट है वो कौन सा बैठेगा।
मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रहा है, मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। इनकरेक्ट है ना, ये तो भाई करेक्ट है। साइटोप्लाज्म ऑफ द, जो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा कहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, ये बात सही नहीं है, ठीक। दूसरी बात और कौन सी सही नहीं, इन मसल फाइबर एफ एक्टिन एंड ट्रोपोमाइसिन आर हेलिकली बाउंड फिलामेंट, ये बात सही है। मसल फाइबर इज नॉट ए सिंसाइसियम, ये बात भी गलत है। तो दूसरा और चौथा ये गड़बड़ हो जाएगी कहानी, बाकी बातें सही है और हमें इनकरेक्ट को टिक करना है, ठीक। अगला जाता है, identify the correct statement and select the correct option. Acetylcholine is released when the neural signal reaches to the motor end plate. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो ये करेक्ट है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन बट सिग्नल सेंड बाय सेंसरी न्यूरॉन, नहीं मोटर न्यूरॉन होना चाहिए, गलत हो गया। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड्स गेट एलोंगेटेड, पहले बता चुके हैं, ये गड़बड़ है, ये भी गलत है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन इन देम, ये बात सही है। मसल फैटिगनेस, तो पहला और चौथा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हमें इस करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा। Arrange the following steps of muscle contraction in the sequence of event occurring first. Choose the correct option. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें पूरी आपकी फिजियोलॉजी आ जाती है। कौन सी? जो हम लोग पढ़ते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी में। तो सबसे पहले हम देंगे नर्व इम्पल्स, बिल्कुल सही है, तीनों में 2 लगा दिया, लो। और नर्व इम्पल्स पहुंचेगा कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचेगा। आओ बेटा, दूसरे के बाद हमने छठवां लगाया है, ये पकड़ लिया हमने। फिर वहां पे रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन पहुंचेगा रिसेप्टर साइट ऑन सार्कोलेमा, सार्कोलेमा को पार करके अंदर नहीं जाएगा, सार्कोप्लाज्म में नहीं जाएगा, और वहीं से कहानी हो जाएगी रिलीज ऑफ कैल्शियम। हाँ फर्स्ट हो गया, वहीं से कहानी हो जाएगी। अच्छा, स्प्रेड इंपल्स ओवर सार्कोलेमा ऑन टी टिब्यूल, बताया था ट्रांसवर्स टिब्यूल, उससे कहानी हो जाएगी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। पूरी ह्यूमन स्केलेटल फिजियोलॉजी में 5 स्टार 6 स्टार लगा लीजिए, इसी में ही सारा सार है। दैट इज द पावर ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम मस्कुलर मूवमेंट वाले चैप्टर का पावर क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको सारी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। और अभी आने वाली जो 2021 टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक चैप्टर से रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन हो और 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में वो पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाए, आपकी हिल जाए, आप कह रहे ये सब नहीं पता हमको, ये कैसे होना चाहिए, और वो चैप्टर भी कवर हो। ये नॉलेज की बात नहीं हो रही, चैप्टर भी कवर हो उसका। दैट इज द पावरफुल क्वेश्चन। सीक्वेंस बहुत बेहतरीन तरीके से, पहले हम नर्व इंपल्स देंगे, फिर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचेगा, टी टिब्यूल पे स्प्रेड होगा, वहां से एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज कराएगा कैल्शियम आयंस को। ये सारा स्टेप आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे हम लोग मिलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज में आप देखते रहेंगे। रिलैक्सेशन आप अगला भी मैं डिस्कस कराऊंगा, जो अगला टेस्ट है आपका टॉपिक रहेगा जो नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल वाले बेहतरीन क्वेश्चंस और सब चीजें मिलेंगी। रिलैक्सेशन ऑफ मसल टेक प्लेस ड्यू टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिलैक्सेशन में हम लोग अगर बात करें तो ड्यू टू
and select the relaxation of muscles takes place due to pumping of calcium ions in sarcoplasmic reticulum. वापस आ जाता है. ATP attached to myosin head and cross bridge breaks down. बहुत बढ़िया. Conformational changes in troponin and masking the actin filament. ये भी सही है. जेड लाइन पुल इनवर्ड नहीं होगा, ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जेड लाइन जब अंदर जाएगा. तो 1, 2 और 3 दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया. देखिए वो उधर आपका कॉन्ट्रैक्शंस की कहानी हो गई, ये आपके रिलैक्सेशन की कहानी हो गई. इस तरीके से पूरे चैप्टर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया. लिविंग वर्ड पहला चैप्टर और उधर आपका फिजियोलॉजी का. टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को जुड़े रहिए, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को देखते रहिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए और ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज. चाहे वो चैलेंजर टेस्ट सीरीज हमारी CTS हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री की PCT हो, और या एक्सक्लूसिव बायो की जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष गुप्ता सर हम लोग पेपर दे रहे हैं. NCERT के यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज अभी तो जो भी पेपर हुए हैं वो मनीष सर ने दिए हैं और सर डिस्कस भी करा रहे हैं उसमें. NCERT की यूनिट वाइज का मैं अभी ये वाला कराऊंगा, अगला चैलेंजर टेस्ट सीरीज का मैं डिस्कशन कराऊंगा और सर NCERT वाला भी करा रहे हैं. फिर हम लोग भी दोनों मिलकर इन्वॉल्व करेंगे. एक पावरफुल बायोलॉजी की टीम है, पावरफुल फिजिक्स की टीम है और उसी तरह से जबरदस्त हम लोग केमिस्ट्री में है. तो डोंट मिस द चांस, ज्वाइन नाउ टेस्ट सीरीज. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. अगले टेस्ट पेपर में हम लोग फिर मिलेंगे. थैंक यू, बाय बाय.